2019 में जब प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय राजनीति में आई थी तो उनकी तुलना उनकी दादी इंदिरा गांधी से की जाती थी। लोग कहते थे झलक दिखती है उनमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। लोग कहते थे उनकी जैसी साड़ियां पहनती हैं, उनके जैसी दिखती हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में जब प्रियंका गांधी वाड्रा की बात होती है तो बात होती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। 2019 से 2022 के बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी जो पहचान बनाई है वो महिलाओं के बीच में बहुत पॉपुलर हैं। जहां जा रही हैं, प्रचार कर रही हैं, वहां भी लोग जो हैं, महिलाएं खासतौर पर अपनी समस्या लेकर यूपी के इस कैंपेनिंग के दौरान हमने देखा है उनके पास पहुंच जाती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा से उनके इस सफर पर बातचीत करेंगे और खासतौर से उत्तर प्रदेश की बातचीत उनसे आज करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जो राज्य की लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद चुनकर भेजता है। लेकिन फिलहाल बात विधानसभा चुनाव की करेंगे क्योंकि विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। आपने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा आपने दिया, तो प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ रही हैं मैदान में और 2022 का ये विधानसभा काफी चुनौतीपूर्ण लड़ाई है एक तरीके से आपके सामने। जी, संघर्ष तो है लेकिन कर रहे हैं हम, और मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से भी लड़ रही है। 30 सालों में पहली बार 400 सीटों पे हम लड़ रहे हैं, तो गर्व भी है मुझे अपनी पार्टी पे और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कि इतने संघर्ष में भी और मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने पिछले 3 सालों से जनता की आवाज़ उठाई। लगातार जहाँ जहाँ संघर्ष था, जहाँ जहाँ पीड़ा थी, जहाँ जहाँ संकट था, सबसे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँचे। प्रियंका जी, मैं अभी रिसर्च जब करी थी तो देख रही थी 1985 के बाद अब तक अगर हम देखें, 89 के बाद आप राज्य में सरकार नहीं बना पाए। 2 डिजिट्स का जो परसेंटेज है, वोट परसेंटेज, वो कांग्रेस पाने में नाकामयाब रही है। अब इस बार आप मैदान में उतरी हैं, तो ये लड़की कुछ कमाल कर पाएगी कांग्रेस पार्टी की? अब वो सब तो जनता ही बताएगी, लेकिन 30 सालों में जैसे मैंने कहा, पहली बार हम 400 सीटों पे लड़ रहे हैं। इससे पहले हमने गठबंधन में बहुत बार गठबंधन में हमने चुनाव लड़ा, तो जाहिर था कि गठबंधन में जब लड़ते हैं तो 100 सीट, कभी उससे कम कभी उससे ज़्यादा में लड़ते हैं, और बाकी जो 300 सीटें हैं, 250-300 सीटें, उन पे लड़ते ही नहीं हैं। जब नहीं लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि संगठन कमज़ोर होता है। तो ये एक नई शुरुआत है हमारी पार्टी के लिए। तो आपको लगता है कांग्रेस जो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, अगर वो 3 दशकों से कोalition में लड़ रही थी, तो आपको लगता है उसका नुकसान हुआ एक नेशनल पार्टी को और आपने अपना ग्राउंड कुछ हद तक खोया? जी बिल्कुल, अलायंस में यहाँ पे यूपी में लड़ने से ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे हमारा ग्राउंड कमज़ोर हुआ और संगठन कमज़ोर हुआ। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी क्या ग्राउंड और संगठन को पुख्ता कर लिया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने? कितनी आश्वस्त हैं कि इस बार जो चुनौतीपूर्ण काम है आपके सामने उसको आप कर पाएंगी विधानसभा? देखिए, 3 सालों में हमने क्या काम किया है। हमने संगठन को मजबूत करने का काम किया है। जहां हमारे ज़िले की भी कमेटियां नहीं बनी थी, अब न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत तक बन गई हैं। तकरीबन 75,000 से 1 लाख कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का प्रशिक्षण किया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो हम प्रोग्राम कराते हैं वो अब पार्टी के दायरे में नहीं रहे, सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए नहीं, अब पब्लिक से जुड़ गई पार्टी। तो जहाँ जहाँ पब्लिक का संघर्ष था, जहाँ जहाँ असली समस्याएं थी, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुँचे। तो इतना काम हमने किया है। हम 400 सीटों पे लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता जहाँ भी हैं जी जान से लड़ रहे हैं। तो परिवर्तन हम बहुत लाए हैं। अब इस परिवर्तन का कितना चुनाव में कितना असर पड़ेगा, क्या नतीजा होगा, लेकिन ये देखा जाएगा। लेकिन ये ऐसा काम है जो कभी बंद नहीं होता। आप बड़े से बड़े संगठनों को देखिए, हमेशा एक नई ऊर्जा से उनको मजबूत करने का काम, उनको सशक्त करने का काम होना चाहिए और लगातार होते रहेगा। लेकिन यूपी में प्रियंका जी, आपने कहा कि कार्यकर्ता लड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लड़ती हुई तो प्रियंका गांधी वाड्रा ही दिख रही हैं कांग्रेस पार्टी की। अगर मैं बात करूं तो ऐसी बात नहीं है। मीडिया में आप मुझे दिखाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता के बिना मैं क्या हूँ? अगर कोई हादसा होता है, मुझे पता भी कैसे चलेगा अगर कार्यकर्ता नहीं बताएगा, अगर वो वहाँ मौजूद नहीं होगा, अगर वो आवाज़ नहीं उठाएगा? तो कार्यकर्ता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
मैं बात कर रही थी वो सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप की, जो बड़े नेता दिखते हैं, क्योंकि एक बड़ा नेता होता है, एक लीडर होता है, उसके पीछे कार्यकर्ता की फौज होती है, लेकिन बाकी जैसे पीछे अब बहुत लोग छोड़ के गए। इस विधानसभा की अगर मैं बात करूं और यूपी की खासतौर पर जितिन प्रसाद गए, फिर आरपीएन सिंह चले गए, तो ये जो सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप होती है वो कहीं गायब है। तो प्रियंका गांधी इसलिए अकेली लड़ती हुई दिखती हैं। देखिए, सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप जिसकी आप बात करते हैं वो उभरती कहाँ से है? संगठन से उभरती है। जब संघर्ष होता है, जब चुनाव लड़ा जाता है, तब उभरती है। तो क्या हुआ कि काफ़ी समय से यहाँ पे हम पूरी तरह से लड़े भी नहीं, हम हमेशा गठबंधन में लड़े, हमारा संगठन भी कमज़ोर था। तो जो नई ऊर्जा है, जो नए लीडर हैं, जो नए नेता हैं, उनको उभरने का मौका ज़्यादा मिला नहीं। अब मिल रहा है। इस चुनाव के बाद एक एकदम नई लीडरशिप आएगी पार्टी में और आप देखेंगे कि नए नए चेहरे आएंगे। और ये बात भी सही नहीं है कि नहीं है। देखिए, जो हाई प्रोफाइल थे, मंत्री रहे थे, केंद्र में भी मंत्री रहे थे, तो वो मीडिया में दिखते ज़्यादा है। लेकिन ये बात नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल सेकंड रंग के लीडर्स नहीं हैं। ज़मीनी लीडर्स अब बहुत हैं। अब जो जैसे बहुत लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ज़मीनी हैं, ज़मीन से उठे हैं, ज़मीन पे उन्होंने संघर्ष किया है, पिछले 3-4 सालों से संघर्ष किया है और वो वहीं से उभरे हैं। तो एक तरह से ये अच्छा भी है। लेकिन आपको लगता है इनकी कमी जो है वो आपको खल रही है बतौर इंचार्ज स्टेट की? ये तमाम नेता चले गए और जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया कि ये पुरानी कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस अब अलग तरह की कांग्रेस है, आइडियोलॉजीज वाली कांग्रेस नहीं है। तो मन बनाना चाहिए, मन बनाना चाहिए कि या तो पुरानी कांग्रेस नहीं है, आप पुरानी कांग्रेस चाहते हैं, या फिर आप सुबह शाम कहते हैं कि कांग्रेस में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कांग्रेस आगे नहीं बढ़ रही है। दोनों चीज़ तो हो नहीं सकती। यहाँ उत्तर प्रदेश में चाहे पुरानी कांग्रेस हो चाहे नई कांग्रेस हो, दोनों तालमेल से चल रहे हैं। ऐसा कोई पुराना कार्यकर्ता नहीं है जो चुनाव में शामिल नहीं है, ऐसा कोई नया कार्यकर्ता नहीं है जो चुनाव में संघर्ष नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। दोनों साथ साथ कर रहे हैं। तो मुझे तो ये बातें सही नहीं लगती अभी, क्योंकि आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है और जिस तरह का नैरेटिव है, बार बार कांग्रेस पार्टी को लोग कहते हैं कि जीरो मिलेगा, बयान जो है वो चारों तरफ से आते हैं। आपके जो पूर्व में सहयोगी थे, चाहे अखिलेश यादव हों या तमाम आपके जो विरोधी हैं, तो कांग्रेस से इतने चिंतित क्यों हैं? वो मैं तो कभी नहीं कहती कि बीजेपी के 200 आएंगे या 300 आएंगे या 1.5 वोट आएंगे या 3 सीटें आएंगी, या मैं तो कभी नहीं कहती। मैं भी ये भी नहीं कहती, समाजवादी पे भी टिप्पणी नहीं करती कि उनके 10 सीट आएंगी या 300 सीट आएंगी या क्या आएंगी। तो वो इतने चिंतित क्यों है कांग्रेस को लेकर? अगर कांग्रेस इतनी ही मतलब इनसिग्निफिकेंट है इनके लिए, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, तो इतना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करना, कांग्रेस कितने सीट लाएगी उसका अनुमान करना, कांग्रेस पे आरोप लगाना, कांग्रेस की चर्चा करनी, क्या जरूरत है फिर? तो आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं, आपको लगता है आपकी वजह से आपके विरोधी चिंतित हैं? आप इस तरह का आपको लगता है कि बयानबाजी इसलिए होती है? नहीं, मेरी वजह से चिंतित हैं या किसी और वजह से चिंतित हैं, मैं कह रही हूँ कि उनको चिंता करनी चाहिए अपनी पार्टी की। अभी 80 वर्सेस 20 का चुनाव है, ये नैरेटिव भी है एक यूपी की पॉलिटिक्स में। योगी जी शायद एक आदत बना रहे हैं प्रतिशत को ऐसे 80%, 20% की बात करने की। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वो जानते हैं कि यूपी में बेरोजगारी का क्या प्रतिशत है, महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ा है इनके राज्य में? इनकी बात क्यों नहीं करते? लेकिन बीजेपी अब जिस तरीके का नैरेटिव है, इस बार आतंकवाद का मसला जो है वो चुनाव में उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया कि किस तरीके से जब आतंकवादियों को सजाएं होती हैं तो चुप्पी साध ली जाती है विरोधी खेमे से। साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक अटैक जो है, आपने एक बयान दिया अभी कि आतंकवाद जो है इस तरह की फिजूल की बात ना की जाए, मुद्दों की बात की जाए। तो क्या आपको ये फिजूल एक पत्रकार ने मुझसे पूछा आतंकवाद के बारे में, क्या ये मुद्दा है? तो मैंने उसके जवाब में कहा कि देखिए, चुनाव में मुद्दे होने चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी चरम पे है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, किसान को खाद नहीं मिल रही है, उससे अपनी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, रोज रोज हम इन बातों को सुन रहे हैं। तो इन पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है? विकास पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है? तो मैं ये सवाल उठाती हूँ बार बार। देखिए, आतंकवाद, हिंसा, इसको तो मेरे परिवार ने झेला है ना।
मेरे पिताजी को किसने मारा? आतंकवादियों ने। मेरी दादी जी को किसने मारा? तो अब इसको आप घुमा के कहना चाहते हैं कि हम कह रहे हैं कि आतंकवाद फिजूल की बात है कि ऐसी बात, तो आप करेंगे, क्योंकि यही चाहती है जो सत्ता में पार्टी है, जो सत्ता की में सरकार है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम आतंकवाद को कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि उसकी हिंसा का दुख हमने झेला है। हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए हैं इस देश के लिए, तो हम समझते हैं इसको। लेकिन हम साथ साथ ये भी समझते हैं कि चुनाव में ये मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं, क्योंकि लोगों के जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपने काम किया है, आपने सड़कें बनाई हैं, आपने रोजगार दिलवाए हैं, आपने लोगों को सशक्त बनाया है, आपने किसानों की मदद की है, तो आप फिर ये बातें क्यों करेंगे चुनाव के समय? तो आप बताएंगे ना, आपने 70 लाख रोजगार का आपने वचन दिया था, आपने घोषणा की थी पिछले चुनाव में। आप अब खुद कह रहे हैं कि 4 लाख रोजगार दिए हैं, 12 लाख रोजगार पद खाली पड़े हैं सरकार में, आपने उनको 5 सालों से भरा नहीं, तो आज किस मुंह से आप कहेंगे, इसकी बात करेंगे? इसी तरह से हर मुद्दे पर आज मोदी जी कह रहे हैं, 2-3 दिनों पहले उनका बयान आया कि पहली बार मेरे संज्ञान में आया कि छुट्टे जानवर की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेशों के किसानों की, और अब मेरे संज्ञान में आ गया है, तो मैं इस मामले को सुलझाऊंगा। तो भाई बताइए, 5 सालों से आप सरकार में हैं, मोदी जी को हर चीज़ का संज्ञान होता है, विदेश में क्या हो रहा है उसका संज्ञान होता है। आपको ये नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश छोड़िए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस पूरी बेल्ट में छुट्टे जानवर की इतनी बड़ी समस्या है? हम तो 2019 से उठा रहे हैं इस समस्या को। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने इस समस्या को सुलझाया है। अब आप उसी का मॉडल लेके आप एक नई घोषणा अभी कर रहे हैं क्योंकि अब चुनाव आया है। क्या मतलब है इसका? क्यों? इसका मतलब ये है कि आप ये जो आतंकवाद के मुद्दे हैं, पाकिस्तान का मुद्दा उठाएंगे, इस तरह के आप मुद्दे इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आप जो असली मुद्दे हैं जिनसे जनता जूझ रही है, दिन प्रतिदिन रोजी रोटी कमा नहीं पा रही है, उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं ना। लेकिन क्या आतंकवाद और नेशनल सिक्योरिटी भी तो एक मुद्दा है? आपको नहीं लगता है, बेशक से वो चुनावी मुद्दा हो ना हो, लेकिन वो भी एक मुद्दा जरूर है। कौन कह सकता है कि मुद्दा नहीं है? मुद्दा जरूर है, बिल्कुल। राष्ट्र की सुरक्षा कौन कह सकता है कि मुद्दा नहीं है? लेकिन हम कह रहे हैं कि चुनाव के समय आप उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता परेशान है। आप छोटे दुकानदार को लीजिए, छोटे बिजनेस वाले को लीजिए, आपकी नीतियों के चलते वो तकरीबन सारे के सारे बंद होने के कगार पे है। आपकी नीतियों के चलते किसान रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है, गरीबी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। आप बड़े बड़े पीएसयू जिनसे रोजगार मिल रहा है उनको अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को बेच रहे हैं। आपने देश के बंदरगाह बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, उन्हीं को बेचे हैं। उनकी कमाई 1000 करोड़ प्रतिदिन है, किसान की कमाई 27 से 30 रुपए नहीं हो रही है। आप इन पर बात करिए ना। तो हम तो सिर्फ हम ये नहीं कह रहे हैं कि आतंकवाद एक मुद्दा नहीं है। हम कह रहे हैं कि चुनाव के समय जनता के सामने ये तो कहिए ना कि आप जनता के लिए आपने किया क्या है और आप करना क्या चाहते हैं। लेकिन जब बीजेपी बात करती है, सुशासन की बात वो करते हैं, यूपी में माफिया राज की वो बात करते हैं कि कैसे योगी जी जब बात करते हैं अपने शासनकाल की, तो कहते हैं कि कैसे जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स थे उनके ऊपर बुलडोजर चलाया, कैसे एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर वो इंश्योर किया, कैसे कोरोना तो काल में जो है। देखिए, एनकाउंटर राज और लॉ एंड ऑर्डर 2 अलग चीज हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए गवर्नेंस की जरूरत है और गवर्नेंस इन्होंने की नहीं है। अगर गवर्नेंस की होती तो रोजगार पैदा किए होते, अगर गवर्नेंस की होती तो आज छोटे दुकानदारों के, छोटे बिजनेसों की ये हालत नहीं होती। अगर गवर्नेंस की होती तो रोज रोज महिलाओं पर अत्याचार नहीं होते, और जब अत्याचार होते तब पुलिस और प्रशासन अपराधी का पक्ष नहीं लेता। अगर गवर्नेंस होती, गवर्नेंस नहीं है इसलिए ये बातें कही जाती। लेकिन आप गवर्नेंस नहीं है ये कह रही हैं, आरोप आप पर और आपके परिवार पर ये लगता है कि आप परिवारवाद वाली पार्टी हैं। आप अच्छा। परिवार के, आप कहते हैं कि आपने कुछ निजी घरों को कुछ जो बिजनेस फैमिलीज थी उनको आपने पेट्रोनेज दिया। वो कहते हैं ये सिर्फ परिवार की फैमिली है, ये सिर्फ परिवार की पार्टी है, ये सिर्फ परिवार को बढ़ाना चाहती है। अच्छा, तो इन्होंने सारे नेता पुत्र अपने पार्टी में क्यों लिए अगर परिवारवाद के खिलाफ है? अगर परिवारवाद के खिलाफ हैं
तो सारे के सारे तो उन्हीं ने अपनी पार्टी में लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी में नहीं है, ऐसे नेताओं के पुत्र उनकी पार्टी में भी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। तो उनको परहेज परिवारवाद से बिल्कुल नहीं है, उनको तो किस चीज़ से परहेज मेरे परिवार से है, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ भी कर लें, एजेंसियां लगा दें, हमें हिरासत में ले लें, हमें जेल में डाल दें, कुछ भी कर लें, हम झुकेंगे नहीं। जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे। तो आप कह रही हैं कि परिवारवाद से प्रॉब्लम नहीं, गांधी परिवार से प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम था तो आपने इन सबको लिया क्यों अपनी पार्टी में? अगर आपको परिवारवाद से परहेज था, और आपकी अपनी पार्टी में भी तो हो रहा है। तो अभी एक तरफ अखिलेश जी भी हैं अलायंस में आरएलडी के साथ, उनको कैसे आप देख रही हैं? क्योंकि लड़ाई आपको किससे लग रही है यहाँ पर? भाजपा से लड़ाई है, सपा से लड़ाई है? भाजपा कहती है सपा वाले तो गुंडे हैं, ये आ गए तो दोबारा से गुंडा राज आ जाएगा। तो कांग्रेस क्या कह रही है? वो आपस में लड़े। कांग्रेस तो महंगाई से लड़ रही है, बेरोजगारी से लड़ रही है, जनता की समस्याओं से लड़ रही है, किसानों के लिए लड़ रही है, जो किसान समस्याओं से जूझ रहा है उसके खिलाफ लड़ रही है। तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा एक कॉर्नर छोड़ दे रही हैं समाजवादी पार्टी के लिए कि पोस्ट पोल में कोई ऐसी संभावना बनी तो उनके साथ अलायंस करके सरकार बना लें यूपी में? ये तो जब परिस्थितियां ऐसी आएंगी, अगर आएंगी तो देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल सब कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि उनकी बहुमत आएगी, सपा कह रही है उनकी बहुमत आएगी, तो इसकी जरूरत ही क्या है? बाद में जब परिस्थितियां अगर उस तरह से आए तो देखते हैं क्या। मतलब आप रूल आउट नहीं कर रही हैं उसको? राजनीति में क्या रूल आउट कर सकते हैं? बसपा को आप कैसे देख रही हैं इस पूरे इलेक्शन में? मायावती हालांकि इतनी वॉसिफोरसली वो कैंपेनिंग करती नजर नहीं आ रही हैं 2022 के चुनाव में, लेकिन आपको लगता है वो एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि उनका भी एक वोट बेस है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में? वोट बेस उनका है। मुझे ताज्जुब है कि वो बिल्कुल नहीं निकल रही हैं, बहुत कम निकल रही हैं, बहुत कम राजनीतिक गतिविधियों में वो शामिल हो रही हैं, और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, तो इससे ताज्जुब तो ज़रूर होता है। अब मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं निकली और क्यों इतना जोर नहीं लगा रही हैं इस चुनाव में। लेकिन एक और नेत्री हैं, उनके साथ पोस्ट पोल अलायंस का कुछ सोच रही हैं प्रियंका? देखिए, जैसे मैंने कहा कि भविष्य के बारे में बात करना मतलब उसमें कोई फायदा नहीं है। मतलब अनटचेबल आपके लिए कोई नहीं है सिवाय भाजपा है। भाजपा, वही मैं कह रही थी, सिवाय बीजेपी के, क्योंकि हमारी उनकी विचारधारा से कोई एकदम अलग है, एकदम अलग है। लेकिन बसपा और पीछे भी आपने अलायंस इन सबके साथ किए हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब हम उस समय हर चीज का आकलन करके उस समय निर्णय। राहुल जी बहुत एक्टिवली कैंपेनिंग करते यूपी में, इस बार लोग कह रहे हैं दिख नहीं रहे हैं। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव था, तो मैंने खुद उनसे कहा कि मैं तो वैसे भी यहाँ हूँ, रोज रोज यहीं पे मैं प्रचार कर रही हूँ, घूम रही हूँ, काम कर रही हूँ। आप वहाँ पहले ख़त्म कर लीजिए, वो 5 राज्यों में आपका बहुत मतलब काम है, बहुत प्रचार करना है, हर जगह जाना है, आप ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद यूपी आइए। तो शायद 2 दिन में आ रहे हैं, 25 को आएंगे। बीजेपी जो कह रही है डबल इंजन की सरकार बनाई है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं चौका मारने वाले हैं इस बार हम, 2017, फिर 14, 17, 19 और 22। तो पेट्रोल डीजल के दाम भी थोड़ा कम कर लेते ताकि उस डबल इंजन में पेट्रोल घुसता और वो डबल इंजन चलता। लेकिन डबल इंजन तो जहां तक मुझे दिख रहा है चला ही नहीं है। क्या 2024 के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ रही हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रियंका जो है वो संगठन बनाने में लगी हुई हैं, उनको लगता है 2022 का विधानसभा संगठन खड़ा कर लें, उसके बाद 24 लोकसभा उनकी जो मेन फोकस है उनका वो 24 का लोकसभा है। ऐसा है क्या? जिनको कहना है वो तो कहते रहते हैं। मैं शुरू में जब यहाँ आई तो मुझे कह रहे थे कि मैं पर्यटक हूँ, उसके बाद कुछ और कहा मुझे, फिर रोज रोज कोई नई चीज सोचते हैं कहने के लिए। मैं तो यहाँ पे लगातार काम कर रही हूँ, और अगर संगठन नहीं बनाऊंगी और संगठन को मजबूत नहीं करूंगी तो सफलता कैसे पाएगी कांग्रेस पार्टी? तो जनता की आवाज़ कैसे उठाएगी कांग्रेस पार्टी? तो ये तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो हम तो 2022 का चुनाव पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। 30 सालों में पहली बार है कि हम 400 सीट लड़ रहे हैं। ये आपने कहा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो एक ऑपोजिशन है यहाँ पर उसको नुकसान कांग्रेस पार्टी करेगी, उसके वोट में डेंट कांग्रेस पार्टी। देखिए, मन बना लें। कभी कहते हैं कि कांग्रेस लड़ नहीं रही है, फिर कहते हैं कांग्रेस लड़ रही है तो हमारा वोट खराब करने के लिए लड़ रहे हैं। अब हमारा काम है लड़ना, संघर्ष करना, जनता की जो समस्याएं उनको उठाना, उनके लिए उनको सुलझाने का काम करना, उनकी आवाज़ उठाना, जनता से कंधे से कंधे लगाकर संघर्ष करना। हम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अखिलेश जी, मायावती जी क्यों नहीं कर रहे हैं?
3 सालों से जब जब समस्या हुई, जब जब पीड़ा हुई, जब जब दुख हुआ, जब जब अत्याचार हुआ, कहाँ थे? घर से निकले तक नहीं, ट्वीट कर रहे थे। 3 फेजेस का चुनाव निकल चुका है प्रियंका जी, अभी आपको कहाँ आप कांग्रेस पार्टी को पाती हैं? आगे की राह क्या आपको क्योंकि मल्टीपोलर फाइट यहाँ पे भी अगर कांग्रेस को हम देखें जिस तरह से मायावती जी भी हैं, सपा भी है और बीजेपी भी है, इस समर में कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहाँ पा रही है? देखिए, हम लगातार कह रहे हैं कि वोट विकास के आधार पर डालिए। आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जनता की बड़ी बड़ी समस्याएं, उनको सुलझाने का काम होना चाहिए। राजनीति का लक्ष्य यही होना चाहिए और हमारी आशा है और उम्मीद है कि जनता इस बात को समझेगी और अपने ही पक्ष में अपने लिए विकास लाने के लिए कि ये जो राजनीति इनको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हमेशा चुनाव के समय फुसलाने की कोशिश करती है या गुमराह करने की कोशिश करती है, इसको समझें। क्योंकि इस राजनीति से फायदा पब्लिक का कभी नहीं होता है। इस राजनीति से सिर्फ और सिर्फ नेताओं और उन राजनीतिक दलों का होता है जो ये काम करते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है और मेरे ख्याल से जनता समझ भी रही है। हम लगातार कह रहे हैं, समझ रही है, तो उम्मीद तो है कि समझेंगे और विकास के पक्ष में अपना वोट डालेंगे। क्योंकि आपका जो प्रयोग है, आपने काफी सारी महिलाओं को टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए, चाहे फिर कन्नौज की बात हो, बाकी तमाम जगहों पर। आपको लगता है ये प्रयोग जो है ये मतलब वैसे अगर हम मोरल स्टैंडर्ड्स पर उसको आंकें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि राजनीति में शायद उतना सफल ना हो पाए। आप इसको प्रयोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से महिला 50% है आबादी की, उसको क्या भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए? महिला नहीं लड़ सकती क्या? तो आप प्रयोग कह रहे हैं, कोई वोट बैंक बनाने की बात कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, क्योंकि ये बड़ा सिनिकल व्यू है। सच्चाई ये है कि महिलाओं को भागीदारी नहीं मिलती। सच्चाई यह है कि ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहल है जो हमने देश के सबसे बड़े प्रदेश में की है, जहां सबसे ज़्यादा शायद महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, सबसे ज़्यादा महिलाओं को नकारा जाता है। जब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अपना जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी योजना ऐसी निकालती है जिसमें महिला को एक मुफ्त का गैस सिलेंडर दे रही है, ये एक मानसिकता है कि हमने एक मुफ्त का गैस सिलेंडर दे दिया, महिला के वोट हमें मिल गए, हमारी जिम्मेदारी खत्म। कोई बात नहीं कर रहा था महिलाओं को सशक्त करने का, महिलाओं को रोजगार देने का, उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी सेहत की सुविधाओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि यही काफ़ी है, हम एक सिलेंडर पकड़ा देते हैं, एक खाता खुलवा देते हैं, उस पर कुछ 1000-2000 रुपए जब चुनाव आने वाला है हम भेज देंगे, इसी पर निर्भर करो जनता को। और सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, इनकी जो नीतियां हैं बहुत स्पष्ट हो गई हैं पिछले 7 सालों में। जितनी भी नीतियां हैं वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में बनती हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो कमा रहे हैं, इनके दोस्त खास तौर से, वो भी सारे नहीं, कुछ गिने चुने उद्योगपति जो इनके मित्र हैं, वो 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। जनता के लिए कोई नीति नहीं बन रही है, चाहे मिडिल क्लास के लिए, चाहे गरीबों के लिए, चाहे दुकानदारों के लिए, छोटे बिजनेस वालों के लिए, किसानों के लिए, आप नाम लीजिए, उनके लिए नहीं बन रही हैं नीतियां। तो सारी की सारी नीतियां इसलिए बन रही हैं और योजना ये है कि जनता को आपकी परिस्थितियां आप ऐसी बना दें कि वो इस एक बोरे राशन पर, ये थोड़ा थोड़ा जो आप पैसा भेजते रहते हैं, इस पर निर्भर हो जाए। तो जनता की सशक्तिकरण की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि हम आपको राशन दे देंगे। अब एक नौजवान ने मुझे कहा कि इस राशन से दीदी मेरा भविष्य बनेगा, इस राशन के बोरे से क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? आपको लगता है ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स, खैर अब तो सब कर रहे हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहता है, कोई फ्री राशन की बात करता है, कोई फ्री किसी और चीज की बात करता है, ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स जो है वो खराब है देश के लिए? आपको लगता है चाहे कोई भी राजनीतिक दल नहीं, ये एकदम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं किया जा सकता। बात यह है कि जनता की परेशानियां बहुत बहुत बढ़ गई हैं इन 5-6 सालों में, चाहे कोरोना और लॉकडाउन हुआ, इनकी जो नीतियां थी जीएसटी की, जो इनकी नीति है कि ये सारे पीएसयूज बेच डाल रहे हैं अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को, तो रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं। जो रोजगार पैदा हो रहे थे वो घट गए हैं, लोगों ने रोजगार खोए हैं। तो ये जो जितनी भी नीतियां हैं, इससे जनता की परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं
और कुछ तो ऐसी फ्रीबीज जिसको आप कह रहे हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम जनता को अभी राहत नहीं पहुंचाएंगे तो वो और भी मुश्किलों से जूझेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे न्याय की योजना जो कांग्रेस ने प्रपोज की थी, कांग्रेस पार्टी ने, कि 6,000 रुपये हर गरीब परिवार को मिलेंगे। वो एक फ्रीबी की तरह देखी जा सकती है लेकिन एक्चुअली फ्रीबी नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा कि इकोनॉमी में पैसे फिर से आएंगे। और अभी जिस परिस्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत ज़रूरी ये भी है कि पैसे सर्कुलेट फिर से करना शुरू हों। तो सारी की सारी फ्रीबीज नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मिलने से सशक्तिकरण भी होता है। जैसे हमने कहा हम छात्राओं को मोबाइल फ़ोन देंगे। अब आज के दिन में ऑनलाइन पढ़ाई बगैर मोबाइल फ़ोन के हो नहीं सकती। आज के दिन में महिला की सुरक्षा के लिए भी मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। इसी तरह से स्कूटी की बात हमने की। तो ये सब बातें हैं जो सिर्फ फ्री भी नहीं है, और इसके साथ साथ जनता को राहत दिलवाने के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि सशक्तिकरण की बात हो। तो जहां हम कह रहे हैं कि महिलाओं को कह रहे हैं कि आपको 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिल जाएंगे, आपको स्कूटी मिलेगी, आपको मोबाइल फ़ोन मिलेगा, इसके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि आपकी सेहत की सुविधा हम क्या करेंगे। आपकी शिक्षा के लिए हम हर ज़िले में एक केंद्रीय विद्यालय जैसा एक सिर्फ महिलाओं के लिए एक विद्यालय बनाएंगे जहाँ पे आपको हुनर भी सिखाया जाएगा। आपको 40% रोज़गार मिलेंगे जो सरकारी रोज़गार हैं, पहले के आरक्षण के प्रावधानों के तहत आपको मिलेंगे। 25% पुलिस की भर्तियां महिलाओं के लिए होंगी। तो हम दोनों चीज़ें कह रहे हैं और उसका बैलेंस देखना पड़ता है। जो महिलाएं आती हैं, दिखती हैं आपकी रैलीज में, रोड शोज में, काफ़ी संख्या में आपसे आके बात भी करती हैं, वोट देंगी कांग्रेस पार्टी को? आपको पूरी उम्मीद है? तो वही जाने कि वोट देंगे कि नहीं। और हम वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि महिलाओं को सशक्त करना है, महिलाओं को आगे बढ़ना है, उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मदद करना है। ये जो अत्याचार होते हैं रोज़ रोज़, जो महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, उसको रोज़गार के मौके नहीं मिलते, शिक्षा के मौके नहीं मिलते, ये गलत है। महिला आधी आबादी है, आप भी महिला हैं, आप जानती हैं। देखिए आप अपने प्रोफेशन में बताइए आपको कितना मुश्किल, पुरुष के सामने अगर आपका संघर्ष के संघर्ष की तुलना की जाए तो आपका कहीं ज़्यादा संघर्ष है, आप जानती हैं। तो हर महिला के साथ ये हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इस संघर्ष को हम कम करें, मदद करें आपको सशक्त होने के लिए। हमारी इंडस्ट्री में हालांकि मुझे लगता है कि जेंडर इक्वालिटी है, ऐसा मैं फील करती हूँ एज अ जर्नलिस्ट, एज अ फीमेल जर्नलिस्ट। ये अच्छी बात है। पर आपको आगे वे फॉरवर्ड 2022 में अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो प्रियंका गांधी क्या करेंगी? काम करती रहेगी, मैं तो काम करती रहूंगी। मैंने काम शुरू किया है, 3 सालों से कर रही हूँ। जनता के संघर्ष में शामिल होंगी, उनको मदद करूंगी, जहां तक जो भी मैं कर सकती हूँ जनता के लिए करूंगी। तो नतीजे बेहतर या खराब उससे आपके नहीं, उससे मेरे काम में फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कि जो सपा की सरकार थी यहाँ पर, उस पर जिस तरह के आरोप लगे, गुंडा राज और ये सब चीजें, वो भी एक चीज है जो लोगों को परेशान करती है? या हाँ, ये सच्चाई है कि लोग परेशान थे उससे। लेकिन आपको लगता है बाइपोलर सपा और बीजेपी के बीच में मेन फाइट जो है वो होती हुई दिख रही है, मुद्दों की या बाकी चीजों की? कैसे आप इसको देखती हैं? देखिए, मुद्दे तो लगातार कांग्रेस ही उठा रही है, जो जनता के मुद्दे हैं। दूसरी पार्टियां जाति और धर्म पर आधारित राजनीति बहुत करती हैं, सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति करती हैं। मुझे लगता है कि इससे तो पब्लिक का फायदा कभी नहीं हो सकता। ये नेता और राजनीतिक दल इसलिए करते हैं क्योंकि उनका अपना फायदा होता है, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं, इससे जनता की नहीं होती। एक हिंदू मुस्लिम नैरेटिव भी है इस बार, क्योंकि बीजेपी बार बार राम मंदिर निर्माण की बात करती है, बाकी चीजों की बात जैसे मैंने कहा, धर्म पर आधारित, जाति पर आधारित जो ये नैरेटिव्स बनते हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि आपको विकास के बारे में कुछ कहने का नहीं रहा। आपने 70 लाख रोजगार बनाने की बात की, आप खुद कह रहे हैं कि 4 लाख रोजगार दिए हैं आपने, तो बाकी रोजगार का क्या हुआ, क्यों नहीं दिए? आप अभी कह रहे हैं 5 साल बाद कि अभी आपको पता चला है कि छुट्टा जानवर जैसी कोई समस्या है इस प्रदेश में, जब सबको दिख रहा है कि कितनी बड़ी समस्या है। तो जब आप सरकार में हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपको समस्याएं दिख नहीं रही हैं, या आपने जो घोषणाएं की थी उनको आपने पूरा, खुद कह रहे हैं कि आपने पूरा नहीं किया है,
तो फिर जब ये परिस्थिति है तो आप क्या करेंगे? आप जरूर लोगों के जज्बातों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे। मैं एक मोहल्ले में गई, शायद फिरोजाबाद में था, तो मैं बातचीत की लोगों से। मैंने कहा कि वोट कहाँ डलेगा? तो उन्होंने कहा हम तो हमेशा इस एक पार्टी को दे रहे हैं अपना वोट। तो मैंने कहा क्यों? कहा कि धर्म पर आधारित है, मतलब ये हमारी ये बात है तो हम दे देते हैं। तो मैंने कहा फिर नल क्यों नहीं है आपके मोहल्ले में? सड़क क्यों नहीं बनी है? बिजली मिलती है? नहीं। बिजली आती है? नहीं। बिल भरते हो? हाँ। गैस सिलेंडर भर सकते हो? नहीं। महंगाई बढ़ गई है, सामना कर सकते हो? नहीं। रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे। तो मैंने उनसे पूछा तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? जो नेता, जो आपका विधायक है, वो जानता है आप तो वोट देंगे ही, धर्म के आधार पे दे देंगे। कहीं और वो जानता है कि जाति के आधार पर मिल जाएगा, तो काम क्यों करे आपके लिए? उसमें उसके मन में तो ये धारणा बन गई है ना कि उसको काम करने की जरूरत ही नहीं है, कोई जवाबदेही ही नहीं है, जनता पब्लिक पूछेगी ही नहीं। समय आएगा तो वही बातें, आतंकवाद, पाकिस्तान, धर्म, ये वो, जाति, यही बातें, और वोट मिलेगा तो नेता तो खुश है, मतलब क्योंकि उनको तो फॉर्मूला मिल, तो उनको तो फॉर्मूला, जनता एक्सेप्ट कर ले रही है जनता को उसको। समझना पड़ेगा, जनता को इस बात को समझना पड़ेगा। यूपी जब तक जनता समझेगी नहीं तो असलियत यह है कि परिवर्तन नहीं आएगा, विकास नहीं होगा, सिर्फ विज्ञापनों पे दिखेगा। 2-2 हजार करोड़ रुपए पार्टियां खर्च रही हैं विज्ञापनों पे, ये दिखाने के लिए कि यूपी में खुशहाली है। मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने यूपी में हजारों लखपति बनाए। भाई मैं हर गांव में घूमती हूँ, मैं हर जिले में जाती हूँ, ढूंढ ढूंढ के लखपति नहीं निकलेंगे, सिर्फ उनके मंचों पे लखपति खड़े। तो फिर आपके नैरेटिव को या कांग्रेस के नैरेटिव को क्यों जनता लगातार नकार रही है एक तरीके से? चुनावों की अगर हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की करें बात, तो आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, विधानसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, तो आप अपने नैरेटिव को जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? देखिए यूपी में तो पहली बार 30 सालों में हम 400 सीट लड़ रहे हैं मजबूती से, और जनता क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि क्या होता है, देखिए जब जज्बातों पे खेलते हैं ना, तो ये स्वाभाविक है कि जब जज्बात उभरता है तो उस पर कई बार इंसान भटक जाता है। हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि जज्बातों पे मत दो अपना वोट अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनके हल ढूंढने के लिए दो। तो मैं नहीं समझती कि जनता इन बातों को समझ नहीं रही है। मैं सोचती हूँ कि अब 7 साल हो गए हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ 5 साल गुजर गए हैं, जनता देख रही है कि परिस्थिति क्या है। आखिर जो परिस्थितियां हैं, जिन समस्याओं से का सामना जनता कर रही है, वो तो जनता अच्छी तरह से जानती है ना। जज्बातों की बात आपने की, एक जज्बात जो पंजाब में जब आप खड़ी हुई थी चन्नी जी के साथ, तो उन्होंने कहा यूपी के भैये और बिहार के भैये, आप यूपी की प्रभारी हैं, आप खड़ी हुई थी वहां पर, आपने बाद में ताली भी बजाया, यानी एक एक्नॉलेजमेंट उनके स्टेटमेंट को दे दिया। मीडिया में और खासतौर से कुछ राजनीतिक दल हैं भाजपा जैसे, लोग कहते हैं आपने यूपी के लोगों के जज्बात हर्ट कर दिए। जो माहिर हैं चीज़ों को घुमाने में और इस तरह से उनको प्रकट करने में, जैसे कि ये चीज़ें हुई हैं। अब क्या वहाँ क्या बात हो रही थी? चन्नी जी कह रहे थे कि पंजाब में पंजाबियों का राज होगा, बाहर से जो आ रहे हैं, और वो बहुत, उन्होंने उससे पहले 2 वाक्य पहले उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में, जो नेता, आम आदमी पार्टी के नेता बिहार उत्तर प्रदेश से आ रहे थे और प्रचार कर रहे थे पंजाब में, वो उनकी बात कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बाहर से पंजाब में राज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा अपमान है यूपी का, आप बताइए। अगर यूपी की जनता भी कहेगी कि हमें दूसरे प्रदेशों का राज नहीं चाहिए अपने प्रदेश में, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। अब आप ना एक स्टेट का बंदा है, मतलब एक इंडिया है, तो ये सेंटिमेंट, इसको घुमाकर ऐसा आप लोगों ने खूब चलाया कि अपमान किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, क्या उनका रोज रोज अपमान नहीं हो रहा है? जो इतनी सारी भर्ती की परीक्षाएं देते हैं, जो आप उनको लटका के रखते हैं 4 सालों से, 5 सालों से लटका के रखते हैं, उनके पेपर लीक कराते हैं, उनके पेपर में माफियाओं को घुसने देते हैं, क्या ये उनका अपमान नहीं है? क्या जब 6 किसानों को आपके मंत्री के बेटे ने जीप के पहियों को नीचे कुचल डाला और आपने उस मंत्री को अपने साथ मंच पर रखा, उसका इस्तीफा अभी तक नहीं मांगा, उसके बेटे को रिहा होने दिया,
तो ये आप यूपी के लोगों का अपमान नहीं कर रहे हैं? जब महिलाओं का पर अत्याचार होते हैं, उनका बलात्कार होता है और आपकी पुलिस, आपका प्रशासन अपराधी की मदद करता है, तो क्या यूपी के लोगों का अपमान नहीं है? तो ये हल्की बातें हैं और ये इसलिए की जाती हैं क्योंकि असली बात नहीं की जाती। ये जो आप घुमा कर, किसी के लफ्ज़ घुमा कर या किसी तरह से आप प्रकट करना चाहते हैं कि किसी ने कुछ अपमान कर दिया, ये सब वो मुद्दे हैं जो एक्चुअली जनता की समस्याएं नहीं है। जनता की बहुत बड़ी समस्याएं यहाँ, और रोज़ रोज़ अगर आप घूमेंगी, आप आज ही आए हैं यूपी में, अगर आप घूमेंगे आपको पता चलेगा कि किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं लोग। तो प्रियंका जी, प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार, 300 के पार वाली सरकार, योगी जी भी यही कह रहे हैं, तो प्रियंका जी क्या कह रही हैं? कितना कॉन्फिडेंस, कितना आश्वस्त आप हैं कांग्रेस पार्टी की? मैं कह रही हूँ कि जनता को बहुत सोच समझकर, अपने विवेक को इस्तेमाल करके ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। और जितने भी राजनीतिक दल हैं आज यूपी में कांग्रेस के अलावा, एक ही बिसात पर खेल रहे हैं, एक ही बिसात पर। सब आपके जज्बातों को, आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आपके जज्बातों को उभार कर सत्ता में आना चाहते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, सत्ता में रहना किसी भी हालत में या सत्ता में आना किसी भी हालत में। लेकिन किसी का ये लक्ष्य नहीं है कि यूपी की जनता का विकास हो। अगर होता तो परिस्थितियां आज ये नहीं होती। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ और जनता से मेरा ये आग्रह है कि सोच समझ के अपना वोट डालिए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको लगता है कांग्रेस की टैली पहले से बहुत इंक्रीज होगी, बहुत इंप्रूव होगी? कहाँ देख रही हैं कांग्रेस पार्टी को इस बार आप के लोग चुनाव? पूछते हैं, लेकिन मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं। ये होती तो बताती। पॉलिटिशियंस ये हमें जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी नब्ज तो टटोल लेते हैं। उम्मीद तो हमेशा यही रहती है कि आप काम कर रहे हैं समय से, जनता को कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता समझे सुने। कोशिश तो हमेशा सरकार बनाने की स्थिति में उम्मीद आपको लगता है कांग्रेस पार्टी होगी? देखेंगे आगे क्या होता है। आगे कांग्रेस के भविष्य पर भी आपसे एक दो सवाल करना चाह रही थी, क्योंकि अध्यक्ष पद का चुनाव होना है सितंबर अक्टूबर में, आपका जो संगठन के चुनाव हैं। तो क्या राहुल जी अब तैयार हैं अध्यक्ष बनने के लिए? वो लड़ेंगे चुनाव या किस तरह से? तो आपको राहुल जी से पूछना पड़ेगा। आपकी लेकिन ये राहुल जी तैयार हैं या नहीं तैयार हैं का क्या मतलब है? चुनाव है और जो भी चुनाव लड़ना चाहेगा, चाहे वो राहुल जी लड़े, चाहे और भी नेता। लड़ेंगे इस बार चुनाव? क्यों नहीं लड़ेंगे? कि हमेशा ये रहता है ये तो देखिए, ये जो धारणाएं बनाई जाती है ना कि हम टूरिस्ट हैं, देश में नहीं रहते, घूमते रहते हैं, हम सीरियस नहीं हैं पॉलिटिक्स के बारे में, ये सब बनाई जाती है, सच्चाई नहीं है। योगी जी सच्चाई ये है कि राहुल जी 15 साल से पॉलिटिक्स में हैं, प्रतिदिन दिन रात काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। सच्चाई ये है। आपको लगता है अभी भी प्रधानमंत्री मोदी चुनाव यहाँ जिता देंगे बीजेपी को? क्योंकि बीजेपी कहती है कि उनका ये रहता है कि जब भी आते हैं तो बदल देते हैं एकदम। अब मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी के नेताओं में क्या चल रहा है, लेकिन सुना है मैंने कि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी के बीच में कुछ समस्याएं हैं। मैं नहीं जानती कि ये चुनाव वो मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं या योगी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं या क्या, ये तो वही जाने। आपने क्यों नहीं लड़ा चुनाव इस बार? लोग बड़ा उम्मीद कर रहे थे कि आप मैदान में आएंगी तो आपका काडर और एंथ्यूज हो जाएगा। मैं सोचती हूँ कि हर चीज का समय होता है। तो ये विधानसभा में नहीं, लोकसभा में आएगा ये समय? देखेंगे कब आएगा। लोकसभा चुनाव में 24 में प्रियंका गांधी कहीं से देखते हैं, जब समय आएगा तो लड़ेंगे। पर लड़ेंगी आप? मैं तो आज भी लड़ रही हूँ। मतलब एक चेहरा बनकर पार्टी का। अभी अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कुछ डिसीजन कांग्रेस ने, क्योंकि काफी चरण निकल गए हैं। काफी चरण निकल गए हैं, बार बार आप यही पूछ रहे हैं। अगर चेहरा बनना होता तो बन जाती, लेकिन मेरे ख्याल से हम लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, वही महत्वपूर्ण है। चलिए, हम लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने हमसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमसे बातचीत करने के लिए, और काफी बेबाकी से हर सवाल का जवाब प्रियंका गांधी जी ने दिया, हमारे तमाम सवालों का। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।